पुनः स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपणक पाख आखरे एवं देश दुनिया रे घटी थाए जहाको आमे कहिथांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य जनता का जो राय है, जनता का जो मतदान हुआ है, वो मतदान के जो एक रुझान आया है, एक आंकड़ा आया है, उस आंकड़ा के हम आगे जा करके बीजेपी एनडीए असम में तीसरी बार के लिए मजबूती के साथ सरकार बनाएगा डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में। कल कांग्रेस की लीड भी थी, उसका कहना है कि हम पूरी तरह से आते हैं और पूरी तरीके से आश्वस्त हैं पूरी तरीके से, और जो भी चीजें हो रही हैं वो बहुत ही गलत है। पहले भी चीजें रॉन्ग हुई हैं, आगे भी होंगी, उसका क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए? देखिए, ये हम एग्जिट पोल के केवल आधार पर नहीं बोल रहा है। हमारे करीब 30,000 प्लस जो बूथ समितियां है और हर पोलिंग स्टेशन में जितना वोट पोल हुआ है, उसके आधार पर हमारे कार्यकर्ताओं ने जो हमारे पास उसका एक क्या परिणाम हो सकता है, उस परिणाम के आधार पर कितना वोट हमको मिल सकता है, उस आधार पर हमने इसका रिव्यू किया, इसका विश्लेषण किया और निश्चित रूप से आसाम में कल एक हिस्टोरिक मैंडेट बीजेपी एनडीए के पक्ष में जरूर मिलेगा। इसमें कोई मतलब थोड़ा सा भी उसमें कोई संदेह नहीं है। भाजपा एनडीए का सरकार आसाम में आसाम के विकास, आसाम की सुरक्षा के लिए आसाम के जनता ने अपना मतदान 9 अप्रैल को कर चुका है और कल उसका परिणाम आएगा। मैं फिर से एक बार आसाम के जो मतदाता जनगण है, सभी को हृदय से एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनको भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और कल 12 बजे तक निश्चित रूप से आपको भी पता चलेगा आसाम में फिर एक बार भाजपा सरकार हम बनाने का जो हमको एक अभूतपूर्व रिजल्ट मिलने वाला है, एक हिस्टोरिक मैंडेट मिलने वाला है, उसका निश्चित रूप से एग्जिट पोल के साथ हम परफेक्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन नियर टू परफेक्ट, इससे कम नहीं होगा, उससे थोड़ा प्लस होगा, उससे थोड़ा और जोड़ेगा, इतना हमारा विश्वास है। कितना प्लस होगा सर, क्या लगता है? देखते हैं, हम लोग ट्रिपल डिजिट में जाएंगे, ऐसा हमारा उम्मीद है। जनता का जो मिली है, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि काफी अरसे से आप जो बैटल चल रहा था, उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट की रिलीफ को मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो राहत मुझे दी है, बेल जो मुझे दी है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जीत है, जो हमेशा एक कोई भी नागरिक हो उसकी रक्षा में आता जरूर है, जिसके अधिकारों पर हनन हो रहा हो, उस पर हमला हो रहा हो, खासतौर पर जब सरकारें हमला करती। जिस तरीके से शब्दावली यूज करी गई थी, उस पे मैं क्या बोलूं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो वैसे ही बोल चुके हैं जिनको जो बोलना था, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आगे लड़ाई कैसे रखेंगे सर? आप जानते हैं मैं कहां से हूं, मैं मेवाड़ से हूं, महाराणा प्रताप की धरती से हूं। पैदा कहां हुआ? छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती में पैदा हुआ। तो जब भी हम जंग के मैदान से जाते हैं, पहाड़ों में जंगलों में घूम रहे होते हैं, तो बच के या छिप के नहीं घूम रहे होते, अगले रण की तैयारी में घूम रहे होते हैं। कल एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, राज्यों का इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है, कैसे देखते हैं, क्या उम्मीदें हैं? पूरा आश्वस्त है हम लोग कि जिस तरह की दमनकारी सरकारें चल रही हैं, उनके खिलाफ एक निर्णायक मैंडेट आने वाला है। और किरण रिजिजू ने भी ये कहा कि ऑपोजिशन ने तो अटैक किया, ईवीएम पे भी अटैक किया, गवर्नमेंट एजेंसीज ने भी। इन्हें भूल जाते हैं ये भूल जाते हैं कि 2009-8 में अडवाणी जी क्या बोलते थे चुनाव आयोग पर, ये खुद ही भूल जाते हैं। इन्होंने क्या सवाल उठाए थे चुनाव आयोग पर, और हमने जवाब भी दिए थे, चुनाव आयोग ने जवाब दिए थे, बाकायदा मीटिंग्स बुला बुला के जवाब दिए थे।
उस वक्त का चुनाव आयोग और आज का चुनाव आयोग, उस वक्त की सरकार और आज की सरकार में कोई तुलना संभव ही नहीं है। थैंक यू। को मिली है क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि काफी अरसे से आप जो बैटल चल रहा था उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट की रिलीफ को मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो राहत मुझे दी है, बेल जो मुझे दी है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जीत है, जो हमेशा एक कोई भी नागरिक हो उसकी रक्षा में आता जरूर है, जिसके अधिकारों पर हनन हो रहा हो, उस पर हमला हो रहा हो, खासतौर पे जब सरकारें हमला करती। जिस तरीके से शब्दावली यूज करी गई थी उस पे आपका, उस पे मैं क्या बोलूं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो वैसे ही बोल चुके हैं जिनको जो बोलना था, और उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आगे लड़ाई कैसे रखेंगे सर? आप जानते हैं मैं कहां से हूं। मैं मेवाड़ से हूं, महाराणा प्रताप की धरती से हूं। पैदा कहां हुआ? छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती में पैदा हुआ। तो जब भी हम जंग के मैदान से जाते हैं, पहाड़ों में जंगलों में घूम रहे होते हैं, तो बच के या छिप के नहीं घूम रहे होते, अगले रण की तैयारी में घूम रहे होते हैं। कल एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, माताजियों का। कल गुवाहाटी में आसाम के जितने प्रत्याशी हैं उनके साथ मीटिंग हुई, और साथ ही जो हमारे गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनके साथ भी मीटिंग हुई है। और कल की बैठक बहुत ही मतलब ऊर्जा से भरा हुआ था, सारे लोग उत्साहित हैं। और काउंटिंग की जो व्यवस्था होती है, मतगणना स्थल में क्या क्या तैयारी करनी होती है, बहुत सारे लोग अनुभवी रहते हैं, कई लोग नए रहते हैं, तो उसके बारे में जानकारी हम लोग दिए, जिसमें हम तीनों ऑब्जर्वर थे, बीके शिव कुमार और कीर्ति जी और मैं, और जितेंद्र सिंह तो थे ही। असम को लेकर के कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ दावा कर आप लोगों का दावा, हाजी असम में जिस तरीके से सीटों की बात कही जा रही है, तो आप लोग भी दावा कर रहे हैं कि कम से कम 8 ही आप लोग जीतेंगे, मगर बीजेपी और हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि आप लोग जीत नहीं सकते। लंबे समय तक देखिए, सबसे ऐसा कोई कारण वहाँ दिखता नहीं कि हम लोग सरकार में नहीं आएंगे। सारी बातें हमारे पक्ष में हैं, और सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हेमंत बिश्व शर्मा एक सप्ताह पहले किस प्रकार से अपना आपा खो चुके थे, संतुलन खो दिए थे, वो तो देखा ही, और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है, उसमें जो फैसला आया उसमें सारी चीजें हैं, स्पष्ट है किस प्रकार से उन्होंने अपना संतुलन खोया और क्या स्थिति बनी है, वो सब देख रहे हैं। तो ये जो है वो हार की स्थिति मर रही है, इस तरह से अपना संतुलन खो गए। कल गुवाहाटी में आसाम के जितने ये जो काउंटिंग होने वाला है, हम लोग बहुत सारे उम्मीद से अभी भरा हुआ हूं कि इस काउंटिंग में कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत होगी, कांग्रेस का नतीजा अच्छा निकलेंगे, क्योंकि इसमें जो पवन खेरा का जो बात था और लास्ट 3-4 दिन का जो हेमंत बिश्व शर्मा जी का जो बयान था, और जो जुबिन गार्ग का जो इमोशन था, सब मिला के, और उसको परिवारवाद जो हेमंत बिश्व शर्मा का जो करप्शन, जो लैंड लेके स्टेट चलाना, उसका बीवी का जो प्रॉपर्टी, ये सारा मिला के आदमी इस बार बीजेपी के ऊपर तंग है, और एक क्लियर सा चेहरा गौरव गोगोई का चेहरा के ऊपर विश्वास डाला है। तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि इस बार कांग्रेसी जीतेंगे और गवर्नमेंट बनाएंगे। इलेक्शन से पहले आप एआईडीएफ में था, माइनॉरिटी सीट में एआईडीएफ का क्या होगा? देखिए, यूडीएफ में मैं 20 साल में यूडीएफ में थे, और इलेक्शन से पहले मैं यूडीएफ से निकाल के आ गया, और मैंने एक सेकुलर पॉलिटिक्स की तरफ आ गया, क्योंकि यूडीएफ का जो पॉलिटिक्स था, वो पॉलिटिक्स एक अलग ही ये में जमा। अभी कोई मुद्दा खड़ा नहीं करना चाहता हूँ। 20 साल उनके साथ शाह मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के साथ था, तो मैं एक ऐसा में जा गया कि जो पर्पस में यूडीएफ फॉर्म हुआ था, जिस लाइन में यूडीएफ चल रहा था, अभी उस लाइन में है नहीं, अभी उसके भटक गया, रास्ता भी भटक गया, कुछ ऐसा आदमी के साथ जुड़ गया जो नहीं जुड़ना चाहिए था, और हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी के साथ उसका ताल्लुक बहुत बढ़ गया, तो इसलिए मैंने उससे निकल के आ गया, और कांग्रेस में एक सेकुलर पार्टी जहां में हर जाति, हर कम्युनिटी, हर भाषा, हर धर्म का आदमी एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, और आसाम का एक शांति और इंडिया का एक सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन सबको बचाने के काम जो करेंगे, इसके साथ आ गया। अभी बीजेपी का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है,
लेकिन अपोजिशन भी बोल रहा है क्या सरकार आएगा इस बार। आपका मन में क्या चल रहा है, कितना सीट मिलेगा अपोजिशन का? देखिए, अभी ऐसा तो उम्मीद ही कर सकते हैं, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होने का चांसेस है। जो मित्रजोट महाजोट मिला के 2-4 कम होगा तो देखा जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट फॉर्म होगा। और एजीपी बीजेपी का बीच में जो अंदरूनी जो उन लोगों को प्रॉब्लम है, उन लोगों को लीडरशिप को लेके जो प्रॉब्लम है, वहाँ में जो चिपरांग का जो बात चल रहा है अभी, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि अभी इस बार उसका गवर्नमेंट हो जाएगा। तो देखता हूँ, अभी तो सब कुछ बॉक्स में है और सिर्फ किसी घंटे के मामले हैं। कल सुबह से शुरू हो जाएगा। उम्मीद में हूँ हम लोग जीतेंगे और गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। ये जो काउंटिंग होने वाला है, हम लोग बहुत सारे उम्मीद से अभी भरा हुआ हूँ कि इस काउंटिंग में। देखिए, हम तो कल काउंटिंग है और काउंटिंग के लिए हम सब लोग तैयारी हमने करी है। हर काउंटिंग सेंटर के ऊपर सारे हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि हमें आकांक्षा हरदम रहती है कि काउंटिंग सही होगी, इलेक्शन कमीशन कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा। तो इसके लिए हमने सबों ने कोशिश करी है। सब लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। बाकी बहुत अच्छा माहौल है। कल कैंडिडेट्स हम सब मिले थे, कैंडिडेट से हमने जानकारी ली है और कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे वोट मिलेंगे। अलायंस सरकार बनाएगा। आपको तो इस बार बहुत बड़ा उम्मीद है, कितना सीट मिलेगा? सीट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने हमारे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है, जो हमारे जिला अध्यक्ष है और भी जो इतने लोग हैं, उन सब लोगों से हमने बात करी है। तो हमारा कहीं ना कहीं 70-72 के आसपास हमारी सीट पहुंच सकती है, अराउंड 70। किसी कैंडिडेट को मिला है गाजीपुर से? क्या किसी कैंडिडेट को मिला है? हाँ, अभी हमारी नंदिता दास जी जो है हमारी कैंडिडेट, उनसे अभी मिला हूँ मैं। लेकिन कल सारे कैंडिडेट आए थे, हाँ, ऑल 126 अलायंस पार्टनर्स भी आए थे। तो उन सबों से हमने बात करी है, मिले हैं हम। अच्छा रिजल्ट आने वाला है। जनता ने वोट दिया है, बहुत सारा साइलेंट वोट भी हमें मिला है। एक न्यूज़ चल रहा है, आप लोग का जितना जो एमएलए होगा उन लोग को कर्नाटक लेके जाएगा, ये नहीं, ये न्यूज़ में ही किसी कोई चला रहा होगा। लेकिन देखिए, कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं, एमएलए बन के आएंगे, वो सब सारे मजबूत लोग हैं। हम क्यों लेके जाएं उनको? कहाँ वो अपने आराम से घर पे रहेंगे। जाना होता तो बहुत पहले जा सकते थे लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक भी कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो कहीं जाने वाला है। देखिए, हम तो बंगाल में देश का कोई भी नागरिक बाहरी नहीं है। हम इस नीति को मानते हैं। देश का प्रधानमंत्री अगर बाहरी होगा तो देश में कौन अंदर वाले हैं? सारे बाहर वाले हैं। उस विषय में जाना ही नहीं चाहिए। और इतिहास खंगालने जाएंगे तो ममता बनर्जी भी बाहर वाले हैं। कभी ना कभी उनके पूर्वज कौनौज से यहाँ पे आए थे, क्योंकि इतिहासकार मानते हैं कि बंगाल में ब्राह्मण नहीं थे, सारे कांग्रेस से आए हुए ब्राह्मण है। फलता जो असेंबली है उसमें फिर रिपोल हो रहा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने देखा वहाँ पे पोल के नाम पे, यानी इलेक्शन के दिन बहुत ही तृणमूल ने बहुत ही निचले तक जाकर उन्होंने रिगिंग किया, सेलोटेप लगाए नाम के ऊपर, अपोजिशन के पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर, जो दर्शाता है कि वहाँ पे वोट तो नहीं हुआ, इलेक्शन तो नहीं हुआ, इसलिए इलेक्शन फिर से होगा। आगामी कल वोट कौन होना, क्या समझ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बंगाल में देश का कोई भी नागरिक बाहरी नहीं है। हम इस नीति को मानते हैं। देश का प्रधानमंत्री अगर बाहरी होगा तो देश में कौन अंदर वाले हैं? In their 10 times of lifetime, and if they poll Falta not 10 times, 100 times, every time there will be a repoll, the results will be better, 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 better. They can't touch Diamond Harbour constituency. Like they cannot even touch it with the small little finger. They can't touch it. Ma'am, Election Commission deploys additional 242 observers for West Bengal counting, tightening the oversights and for the security. First, tell them to make sure that the presiding officer, on being asked relevant questions, should not faint and should not have a faint heart when they are asked, "Ki sir, aapko seal karna kyun nahi aata?" And in Maniktala, they have in front of me, and I can provide video evidence that they have learned how to seal the machine at 3 a.m. in the morning via YouTube.
They are watching YouTube and learning how to seal. So this is the presiding officer which they have sent to Bengal. And on being asked कि sir seal क्यों नहीं है? They say अरे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या करूँ मैं, मतलब सर दर्द हो रहा है. I have the video exactly with the same expression, with the same wording. TMC Kunal Ghosh made an allegation and said that there was no CCTV camera in the ballot room. But yesterday, Election Commission finally installed a CCTV camera. They want to see how the mother and the sister and the daughters are voting. They want to put the CCTV camera there. They want to put a CCTV camera and see how they are voting. They are thinking and voting, or they are not voting. They want to put a CCTV camera everywhere. But they do not want to put a CCTV camera where the ballot is there, where our EVM machines are there. They do not want to put the CCTV camera where it matters. It has always been the case like that. It's a lost case. Why did anybody need to raise a question for them to install the CCTV camera, which should have been always been there? Is there a CCTV camera in the place, the Bhawanipur constituency? Is the counting is there? Yes or no? I'm asking you. I don't have an idea. I'm asking you. So only for one constituency, they have a budget. For the other one, they do not have a budget. Now, why this biasness? One side. See, when you know you have lost an election, you will try to play every game in the book to try, at least your name should be. चैलेंजेस है ना, अपने कार्यकर्ता को थोड़ा बूस्टअप करने का चैलेंज है. ये कल सुबह सुबह काउंटिंग स्टेशन में ठीक ठाक पहुंच जाए और अंत तक बैठे रहे, पूरा परिणाम लेके आए. इसका कारण ये सब स्टेटमेंट चल रहे हैं. ये स्टेटमेंट तो कादर खान वाला हो गया. तो जावेद अख्तर, कादर खान ऐसे स्टेटमेंट हिंदी फिल्मों में दिया करते थे. ये कोई राजनीति का भाषा नहीं है. तो देखते जाइए आगे आगे होता है क्या. और फलता में दम भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है उसी के दम है. वो चुनाव लड़ेंगे, एकजुट होकर भाजपा चुनाव लड़ेंगे. कोई छप्पा नहीं, कोई रिगिंग नहीं, कोई बूथ जेम नहीं, कोई इंटिमिडेशन नहीं. चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा देंगे. चुनाव आयोग तो निष्पक्ष, जिस तरीके से कल भी बोला कि हमें थ्रेट किया जा रहा है टीएमसी के द्वारा, घर जला देंगे, तो ऐसे ही तो पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है. तृणमूल कांग्रेस का चुनाव प्रचार का जो स्टाइल है वो इसी भाषा से चुनाव प्रचार करता है, वही कर रहे हैं. तो सारे पश्चिम बंगाल की जनता तो इसी डर का माहौल से निकलकर वोट दिया और फलता की जनता भी इस डर के माहौल से निकलकर ही वोट देंगे. और आज काल शाम से तृणमूल कांग्रेस ऐसी स्थिति पे नहीं रहेगा जो किसी को डरा कर धमका कर चुनाव करा लेंगे. थैला से चैलेंजेस है ना अपने. क्या बोलेंगे, आज क्या टेंशन है आपको उसको लेकर? टेंशन बिल्कुल भी नहीं है. मुझे नहीं लगता है कि तृणमूल कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट को कोई टेंशन है. हम लोग 5 साल तक लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं. तो चुनाव के वक्त तो लोग उन्हीं को चुनेंगे जो उनके साथ हमेशा रहते हैं. बीजेपी का कैंडिडेट जो लोग जहां पे भी बने हैं, लोग वहां के उनको पहले दफा देखे हैं. इससे पहले उनको जानते तक नहीं थे. तो आप जिनको जानते नहीं है, पहचानते नहीं, आप क्या भरोसा करेंगे? ये तो नॉर्मल लाइफ में भी यही होता है. हम उसी पे भरोसा करते हैं जिनको हम जानते हैं. तो और ये तो चुनाव है और बड़ा बात है. इसमें भरोसा उन्हीं पे रखा जाता है जो लोगों के साथ रहते हैं, उनके काम आते हैं और 5 साल तक दिखते हैं. हम लोग हमेशा लोगों के साथ रहते हैं. ममता दी यही निर्देश हम लोग सबको देती है. आपकी ओपोनेंट जो है प्रियंका टेब्रेवाल है, उनके लिए क्या बोलेंगे? वो भी अपनी जीत का दावा पूरी तरह कर रही है. देखिए, प्रियंका टेब्रेवाल 2021 में भी खड़ी हुई थी. विधायक स्वर्णकमल शाह जी से 58,000 से भी ज्यादा वोट से पराजित हुई थी. उसके बाद 5 साल वो कहीं दिखी नहीं. ये 5 साल अगर थोड़ा काम करती, लोगों के साथ खड़े होने की कोशिश करती, तो शायद कहीं पे उनको लोग थोड़ा सा एक्सेप्ट करते. वो तो 5 साल थी ही नहीं. और हम लोग तो 5 साल ग्राउंड में थे, लोगों के साथ थे. तो वो क्या दावा कर रहे? दावा तो हर लड़ने वाला करते हैं. कांग्रेस से जाके पूछिए, वो भी दावा करेंगे जीत रहे. सीपीएम वाले से पूछिए. चुनाव में खड़े होते हैं लोग जीतने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली पब्लिक डिसाइड करता है कौन जीतेगा कौन हारेगा. बीजेपी कैंडिडेट से आज
आज एक चीज शुरू की है, सुबह उठ के वो लोग सारे कैंडिडेट्स मंदिर में जाके प्रार्थना कर रहे हैं, इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये फिर से ऑप्टिक्स के लिए किया जा रहा है। हम मंदिर में जाके प्रार्थना करेंगे, ये तो मेरा निजी मामला है। हम तो रोज सुबह उठते हैं, नहाते हैं, पहले अपने घर का जो मंदिर है उसमें पूजा करते हैं, फिर कुछ खाते हैं और फिर घर से निकलते हैं। तो अगर इसको मैं प्रोपेगेंडा करूं, आपको बुला के मेरे घर में खड़ा करके मैं मंदिर में पूजा करूं, वो दिखाऊं, तो ये तो ऑप्टिक्स के लिए होता है। श्रद्धा, पूजा, श्रद्धा ये सब अपने अंदर होता है। जो लोग जिनको मानते हैं वो उनका पूजा तो जरूर करेंगे और करना भी चाहिए। फलता कंस्टिट्यूएंसी में फिर लोगों का कहना यही है, बीजेपी का यही कहना है कि डायमंड हार्बर मॉडल जो एक फेक प्रोपेगेंडा जैसा दिख रहा है, असलियत आ जाएगी सामने जब वहां से जहांगीर को हराया जाएगा। एक बात बोलिए, अगर फलता में री इलेक्शन हो रहा है तो निर्वाचन कमीशन क्या कर रहे थे? चुनाव आयोग ये दावा किए थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन फलता में नहीं हो पाया, जिसके कारण री इलेक्शन हो रहा, तो सबसे पहले तो चुनाव आयोग को, जो वहां पे जिम्मेदारी में थे, उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनका सिस्टम, उनका मशीनरी फेल किया है। तो सबसे पहले तो उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए, फिर री इलेक्शन का सोचना चाहिए। तो आप लोग कहां थे? आप लोग तो खुद ही दावे कर रहे हैं। हम लोग तो देखे किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के हर स्तर के कर्मी के अगेंस्ट में केस देना, उनको अरेस्ट करने की कोशिश करना, चुनाव को प्रभावित करके चुनाव में बीजेपी का फायदा कर देने की कोशिश करना, सब कुछ हम लोग झेले इस चुनाव में। ऐसा लग रहा था कि हम लोग ऑपोजिशन में है, ऐसा हम लोग सब कैंडिडेट, ये बात का अनुभूति सबको हुआ है। उसके बावजूद भी अगर ये होता है तो इससे शर्म का बात नहीं होता इलेक्शन कमीशन के लिए। आप लोगों ने पहले कहा था कि कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है। वही हम लोग कह रहे थे कि जो खामियत थी वो खामियत वो हम लोग दिखाए थे कि यहाँ पे ये लूप होल्स है, तो अंत में आपको तो उसके लिए बंदोबस्त करना पड़ा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस जो बोल रही है वो बेबुनियाद है, इस तरीके का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको कहना नहीं चाहिए था। ये तो सच्चाई है कि पोस्टल बैलेट्स जो रखे गए जिस कमरे में, उसमें तो कोई सीसीटीवी थी नहीं, तो सीसीटीवी नहीं होगी तो हम लोग को दिखेगी नहीं। ये भी सच्चाई है, विभिन्न जिलाओं में स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है और डिस्ट्रप्शन हो रही है, बीच बीच में आपको तस्वीरें नहीं दिखेंगी, तो संदेह तो जागेगा ही। तो ये तो सच्चाई है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं। तो हम लोग बता रहे हैं, अभी जो अगर अपर्याप्त रूप से सब कुछ दिख रहा है, हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स बोल रहे हैं, अनइंटरप्टेड 24 घंटा आपको दिखना चाहिए वो तस्वीरें, तब हम लोग खुश हैं। इलेक्शन कमीशन ने भारी संख्या में वहाँ पे अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, 21 मई को दोबारा चुनाव होंगे। क्या चुनाव आयोग का ये फेलियर आप लोग मानते हैं कि इतनी व्यवस्था के बाद आखिर? देखिए, हम लोग तो बहुत कुछ ही कहेंगे, लेकिन जिम्मेदारियां तो इलेक्शन कमीशन को भी लेना है। इलेक्शन कमीशन अगर कहती कि चुनाव का पर्व, क्या उत्साह का पर्व और सफल का लोकतंत्र का कर, तब यही निर्वाचन कमीशन को भी वो बात भी याद रखना है कि एसआईआर के चलते 200 के ऊपर मौत हुए, एसआईआर के चलते 91 लाख लोग के नाम हट गए, जो ट्राइब्यूनल में पड़े थे 27 लाख वो वोटर आवेदन, वो गृहीत नहीं हुए, इसलिए वो वोट नहीं दे पाए। इन सब बातों को लेके भी आपको गर्व या शर्मिंदा महसूस हो रही, ये भी बोलनी चाहिए। लेकिन जब अच्छी तरीके से हो गया, शांतिपूर्ण, जो बाकी वोटर्स थे, तब आप जो है इसका क्रेडिट ले रहे हैं। एक गई वो बात। दूसरी वाली, आप फलता में आपने बोला, बहुत कुछ बोला, बहुत बंदोबस्त के बावजूद भी कुछ गड़बड़ आपको दिखे। हम लोग यही कह रहे हैं, आप रिपोल करिए, फिर रिपोल करिए। हर रिपोल में ही तृणमूल कांग्रेस की वोट और भी बढ़ेंगी, जीतेंगी। एक आपको मुद्दा ऐड कर देते हैं, हम लोग जो कह रहे थे 2 चरण के निर्वाचन थे, तो हम लोग तब भी चुनाव के भाषण में बोल रहे थे कि इसके बाद देखिएगा गैस के दाम बढ़ेंगे। तो इन लोग को तो अंदाजा नहीं था कि रिपोल होगा, तो लेकिन रिपोल करना पड़ा। लेकिन हमारी वो पुरानी बातें हम लोग उसको दोहराएंगे इस वजह से, क्योंकि सचमुच 29 के बाद गैस के दाम बढ़े, यही सच्चाई है, ये जनता सुनेगी, जानेगी। तो फिर उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में ही वोट गिरेगा। जीत को लेकर कितना कॉन्फिडेंस है मैम? कल आप टीएमसी जीत को लेकर कितना आश्वस्त? देखिए, हम लोग तो पूरे साल काम करते हैं ना, पूरे साल काम करते, पूरे साल जो है लोगों के साथ एक संपर्क रहता है, तो मेरी भी एक आशा होती कि हाँ, मैं
मुझे जीतना चाहिए। मैं बहुत ही विनम्र तरीके से यही बोल रही हूँ कि कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी कोई निर्वाचन में हम लोग नहीं रहते हैं, बिकॉज हर निर्वाचन जो है एक चैलेंज है और एक पहली बार खड़े हुए हैं इस तरीके का हम लोग समझते हैं। तो तैयारी जो है पूरी जोशों से, अभी तो काउंटिंग एजेंट को लेके हम लोग मीटिंग करके आए हैं। काउंटिंग एजेंट्स की जिम्मेदारी मैं खुद कल आ जाऊंगी सुबह सुबह वगैरह वगैरह, बहुत कुछ होते हैं। तो ये तो सिस्टम, माने दिस इज सिस्टम ड्रिवन, इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटजी दैट वी फॉलो। इस बार का हज को लेकर के बहुत सा लोगों को अता पता नहीं है, ऐसा सोशल मीडिया में लिख करके और सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है। मैं क्लियर करना चाहता हूं, भारत सरकार ने हर एक हज यात्रा में जाने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह से हज पूरा करके आने के लिए इंतजाम पूरा किया हुआ है और हम यहां से बैठ करके भी पूरा निगरानी रखा हुआ है। एक इशू को लेकर के कुछ लोगों ने पत्र लिखा, कई सांसदों ने भी मुझे पत्र लिखा है कि हज का फेयर को लेकर के $100 क्यों इंक्रीज किया गया है। सबको मालूम है कि ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध के बाद एयरलाइंस वालों ने हमको रिक्वेस्ट किया कि $400 का इजाफा होना चाहिए। $400 पर हज यात्री का एयर फेयर का इंक्रीज का प्रपोजल दिया है। हम नहीं चाहते कि गरीब हजी पैसे की वजह से हज के लिए नहीं जा पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे आपने देखा अभी कुछ दिन पहले सिराजुल उलूम जैसा इंस्टीट्यूशन जहां से इंजीनियर और डॉक्टर निकले हैं, जो गरीब बच्चों को एक आला तालीम देता है, उसके साथ मजहबी तालीम देता है, उसको किस तरह बंद किया गया और यहाँ की सरकार खामोश तमाशाई बन के बैठी हुई है। हमारे जो यहाँ आलिम है वो बहुत फिक्रमंद है। अभी आज आपने एक सिराजुल उलूम बंद किया, उससे पहले दरगाह में आपने जो मदीनतुल उलूम बंद किया। तो इसी तरह आप कहीं ना कहीं जो मुसलमानों की निशानी है, जहाँ हमें मजहब के साथ दीनी तालीम दी जाती है और दुनियाई तालीम दी जाती है, तो एक एजेंडे के तहत बीजेपी सरकार यहाँ की सरकार के साथ मिलके इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को बंद कर रही है, जिससे जम्मू कश्मीर में जो अभी उर्दू को भी इसी सिलसिले में जो है कोशिश की जा रही है उसको डिलीट करने की। तो कहीं ना कहीं हमारी जो साख्त है, हमारा जो कल्चर है, उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है और हमें मजहब से दूर करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा बड़ा मसला है जो नाले सिंध का है, वहाँ गरीब लोग जो है बाजरी निकालते थे और अपना गुजारा करते थे, मगर अब बड़ी बड़ी मशीनें आके इन लोगों के पेट पे लात मार दी गई है और लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं। नौकरियां तो देते नहीं, नौकरियां ये बैक चैनल से, बैक डोर से, कोई 30,000 लोग इन्होंने बैक डोर से लगाए हैं जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। अपने एमएलएस को 30-30, 40-40 नौकरियां देते हैं, जिसमें पैसा जाता है, रिश्तेदारों को नौकरी मिलती है। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग फर। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।